हेडिंग लगाओ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। स्थिर हुआ सब, बोर्ड पे ध्यान दो। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, सारे यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, आरबीसी वगैरह को छोड़ करके सभी सेल्स में एक ऑर्गेनल्स पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो दो मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है, और उसी स्ट्रक्चर का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी हमारा पहला पॉइंट होगा डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ऐसी सेल ऑर्गेनल्स हैं जो दो मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है हमारे सेल के अंदर, ध्यान दीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो अपने सेल के अंदर जो एनर्जी रिलीज करना है ग्लूकोज से या फिर जो हम खाते पीते हैं उससे, उसमें एक टर्म आता है रेस्पिरेशन। क्या होती है रेस्पिरेशन, बताओ। व्हाट इज रेस्पिरेशन? ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जनरली ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। तुमने सपोज करो रोटी खाया, खा लिए, रोटी गई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए स्टमक में, स्टमक में रोटी को तोड़ा गया, हालांकि रोटी स्टार्च है बहुत ज्यादा, वहां तो टूटना है नहीं, फिर इंटेस्टाइन में गई, मोटा मोटी समझ लो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिफरेंट हिस्सों में उसका पाचन हुआ, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद वो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज ब्लड में गया, ब्लड हर जगह पहुंचा, सेल्स तक पहुंचा, सेल में ब्लड चला गया, और अब सेल में ब्लड के साथ ग्लूकोज चला गया, और ये जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा गया, और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेस्पिरेशन। यानी जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज को तोड़ करके जो एनर्जी रिलीज होती है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेशन नाम देते हैं। यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हमारा जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, जैसे जनरली ग्लूकोज वो टूटता है और टूट करके क्या लिबरेट करता है, एनर्जी लिबरेट करता है। ये प्रोसेस दो तरीके से होती है, ठीक है, यानी ग्लूकोज को टूटना है और टूट करके क्या रिलीज करना है, एनर्जी। ये प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होती है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है तब हम लोग इस प्रोसेस को नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या नाम देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटा तो क्या बोलोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। सवाल है ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज को कहाँ तोड़ा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ा जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक जगह है, साइट। साइट का मतलब हिंदी में क्या होता है, जगह, साइट है। किसका साइट है, एरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी बनाने की प्रोसेस। एरोबिक क्या होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये कार्यक्रम कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, तो जहां पर एनर्जी रिलीज हुई दैट इज कॉल्ड पावर हाउस। जहां एनर्जी बनी वहां उसको क्या बोलेंगे, पावर हाउस। दैट्स वाई, यही वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। सपोज करो
हमने ये बात भली भांति समझ ली कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो सीधी सी बात है, जिस जगह पर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वहां ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। मान लो तुम लोग अगर अपने गांव में देखे होगे तो पूरा गांव हो सकता है 1 या 2 ट्रांसफार्मर पे चलता होगा, क्योंकि वहां एनर्जी की खपत क्या है, कम है। तुम थोड़ा उससे छोटे शहरों में चलो तो हो सकता है कि शहर के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसफार्मर होंगे। तुम पटना में आ जाओ, हर गली में तुम्हें एक ट्रांसफार्मर दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट, बिजली की खपत क्या है, बहुत ही ज्यादा है, लोड ज्यादा है ना हर घर पे एनर्जी का, इसीलिए नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर भी ज्यादा है। ठीक उसी तरीके से बेटा, जिस सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, जो सेल क्रियात्मक ढंग से ज्यादा एक्टिव रहेगा, फिजियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव रहेगा, उस सेल में ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस सेल में एनर्जी की खपत ज्यादा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है, बहुत ही खूबसूरत लाइन है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस बात पर निर्भर करती है, ये डिपेंड करती है, निर्भर करती है अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है ना, ये उस पर निर्भर करती है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल जितना ज्यादा एक्टिव है, उस सेल में उतने ही ज्यादा क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। समझ में आई बात है? यहां तक ठीक है मामला। आगे देखो, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने क्लियर कर लिया कि भैया किस बात पे डिपेंड करती है, कहां पर कितनी माइटोकॉन्ड्रिया होगी। माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूजन से डिवाइड करता है। फ्यूजन समझते हो, बाइनरी फ्यूजन समझते हो, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, एक बैक्टीरिया से डायरेक्ट 2 बैक्टीरिया बन गया। ठीक उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी फ्यूजन रिएक्शन से डिवाइड करती है। मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी इस तरीके से देखो डिवाइड कर जाती है। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड कर गई, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, बैक्टीरिया के ही तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड करती है। कौन से तरीके से? फिजन से माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड करती है। मुद्दे की बात, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप क्या होता है, एनसीईआरटी पलटिए, किस आकार की होती है बताइए मुझे। सिलेंड्रिकल। कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया? सिलेंड्रिकल होता है या सॉसेज होता है? सॉसेज। सॉसेज क्या है बताओ, व्हाट इज सॉसेज? यह एक प्रकार की मीट की बनी हुई वैरायटी होती है, एक डिशेज होते हैं जिसको इसी आकार में छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉसेज। तो बिल्कुल ये वैसे ही देखने को मिलती है। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में इंपॉर्टेंट है उसकी लेंथ और डायमीटर। एनसीईआरटी पलट लो, पलट लिए, और पलटने के बाद मुझे बताओ कितना क्या है, बताओ लेंथ कितनी है, व्हाट इज द लेंथ, लेंथ बताओ जल्दी। 1 से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर। डायमीटर कितना है? 0. डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। याद रखना, दिस इज द शेप। सिलेंड्रिकल होती है, ये सिलेंड्रिकल है। लंबाई और विड्थ हमें पता करना है, डायमीटर हमें पता करना है, ये होती है। लेकिन एग्जाम में आपको पूछा जाता है व्हाट इज द एवरेज डायमीटर, माइटोकॉन्ड्रिया की एवरेज डायमीटर कितनी होती है, एकदम पूछा जाएगा। 0.5 माइक्रोमीटर। तो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। बोर्ड पे देखिए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा।
ठीक है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किस बात पे डिपेंड करती है कि सेल कितना एक्टिव है। जिस सेल में एनर्जी की खपत ज्यादा होगी उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है, फिजन से डिवाइड करता है। शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। लंबाई कितना है, 1 से 4.1। डायमीटर कितनी है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। एवरेज डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, यहाँ आगे देखो। अच्छा, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में मान लो ग्लूकोज टूटेगी, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एन एरोबिक रेस्पायरेशन। एन एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन के बिना ही ग्लूकोज टूटता है। लेकिन ध्यान रखना इसका साइट क्या है, साइटोप्लाज्म। कहां पर ये होता है, साइटोप्लाज्म में ये होता है और एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। फिर से रिपीट करते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड या डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। लंबाई, अच्छा शेप बताओ क्या है, सिलेंड्रिकल। याद रखना है शेप कैसी है इसकी, सिलेंड्रिकल शेप में ये पाई जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एवरेज डायमीटर। कितना है एवरेज डायमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर होता है एवरेज डायमीटर। कौन से डिवीजन से माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होती है, फिजन से डिवाइड होती है। क्या कहते हैं उसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। यहीं पर एनर्जी को रिलीज किया जाता है, यहीं पर एरोबिक रेस्पायरेशन होती है। ठीक है, अब जरा सा माइटोकॉन्ड्रिया के शेप को गौर से देखना, शेप में ही तो कहानी छिपी हुई है इसकी। देखो ये जैसे खींच रहे हैं, गौर करना, सिलेंड्रिकल, ये हो गई बाहरी मेम्ब्रेन, ये क्या हो गई, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, बाद में नाम लिखेंगे। अब अंदर वाली मेम्ब्रेन खींच रहे हैं, गौर करना। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होगी वो कंटिन्यूअस नहीं होगी, उंगली के तरह उसमें फोल्डिंग है, देख रहे हो। इस तरीके से देखो, इसमें फोल्डिंग है, ये देखो, क्लियर। अब देखो ध्यान से, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट, ये है अंदर वाली मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में खाली जगह देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर है मामला। इसके बाद अंदर वाली मेम्ब्रेन को थोड़ा सा गौर से तुम्हें देखना अब होगा। अंदर वाली मेम्ब्रेन देखो कंटिन्यूअस नहीं है, इनर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं है, बाहरी मेम्ब्रेन तो कंटिन्यूअस है। बाहरी मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की थोड़ी सी कंपैरिजन कर लेते हैं। जब कोई भी चीजें बाहर से अंदर जाएगी तो पहले आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, फिर इनर मेम्ब्रेन को, फिर यहां, यही होगा ना। तो याद रखना आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो ज्यादा परमिएबल होता है, उसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा चीजें अंदर जा सकती है। क्यों परमिएबल होता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटीन होती है, एक चैनल होता है मेम्ब्रेन में जिसको हम लोग कहते हैं पोरीन। ये जो पोरीन प्रोटीन होता है ना, ये आराम से किसी भी चीज को अंदर लेकर के चला जाता है। क्लियर है। इस बार ही नीट में ये क्वेश्चन पूछा था कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में ज्यादा परमिएबल कौन होता है, आउटर मेम्ब्रेन। ज्यादा चीजें किसको क्रॉस करती है, आउटर मेम्ब्रेन को। चूंकि बाहरी झिल्ली के ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं जिनका नाम पोरीन है, बड़े बड़े पोर होते हैं, तो उसके थ्रू चीजें जल्दी 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 अंदर
चली जाती हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा, आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल देन इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन से ज्यादा परमिएबल होता है। डन। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअस नहीं है बेटा, वो उंगली की तरह देख रहे हो इनफोल्ड की हुई है। इस उंगली वाली इनफोल्डिंग को हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टा। क्या नाम दे देते हैं? क्रिस्टा नाम दे देते हैं। ये देखो, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टा या क्रिस्टी। क्या लिखेंगे? फिंगर लाइक इनफोल्डिंग। किसका? आउटर मेम्ब्रेन का या इनर मेम्ब्रेन का? इनर मेम्ब्रेन का। ऑफ इनर मेम्ब्रेन। किधर? अंदर की तरफ। अंदर का जो पूरा का पूरा स्पेस देख रहे हो, इसमें फ्लूइड भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है। ये पूरा का पूरा लिक्विड नहीं होता, सेमी फ्लूइड होता है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसको हमने क्या नाम दिया? मैट्रिक्स। तो याद रखना, ये जो इनफोल्डिंग है अंदर वाले मेम्ब्रेन का, मैट्रिक्स के तरफ है या बाहर के तरफ है? मैट्रिक्स के तरफ है। किधर है ये इनफोल्डिंग? मैट्रिक्स के तरफ है। तो टुवार्ड्स मैट्रिक्स। किधर लिखेंगे? मैट्रिक्स के तरफ लिखेंगे। किसका? ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है ना? अब ध्यान देना, इस क्रिस्टी में क्या होता है। क्रिस्टी में इस तरीके के पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं। ये देखो, इस तरीके के पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं। इस पार्टिकल को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजोम। क्या कहते हैं? ऑक्सीजोम या FOF1। कुछ जगहों पर F0 भी पढ़ देते हैं, कुछ जगहों पर FO पढ़ देते हैं। तो FOF1 पार्टिकल इसको अपन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसके बारे में आपको समझाएंगे। ठीक है, पहले तो ये समझ लो कि ये जो पार्टिकल है ये किस पर है? क्रिस्टा पे है या क्रिस्टी पर है। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल है ना यहाँ पे क्रिस्टी का, क्योंकि अगर ये इस तरह से इनफोल्डिंग नहीं होता तो यहां से यहां कितनी क्रिस्टी रह पाती? 1 2 3 4 5। लेकिन अगर इस तरह से हो गया है तो सरफेस एरिया बढ़ गया। अब जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजोम इस पर क्या है? एकोमोडेट है। तो क्रिस्टी ने क्या किया? इस इनफोल्डिंग के वजह से अंदर वाले मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया बढ़ गई, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऑक्सीजोम इस पर क्या है? एकोमोडेटेड है। यानी हम लोग लिखेंगे कि क्रिस्टी क्या करता है? इट इंक्रीजेज, ये बढ़ाता है। एरो ऊपर मतलब इंक्रीजेज, पूरा लिख दे। इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को क्या करता है? बढ़ा देता है। टू एकोमोडेट मोर ऑक्सीजोम, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, टू एकोमोडेट मोर ऑक्सीजोम, ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या हो सके? बताओ। इस पर ऑक्सीजोम पार्टिकल जो है वो एकोमोडेट हो सके। तो ये उसके सरफेस एरिया को क्या किया? इंक्रीज कर दिया, सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। यहां तक एकदम ठीक है मामला। अब चलो आगे। आखिर व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन दिस स्टूपिड थिंग दैट इज क्रिस्टी। आखिर ऐसा क्या है क्रिस्टी में और ऑक्सीजोम में कि हम इतने इसके लिए इंटरेस्टेड है? बहुत इंटरेस्टेड हैं, रहेंगे, क्योंकि
जो इसमें क्या होता है ना, जब एनर्जी रिलीज होती है तो जरा सा एक कहानी छोटी सी टाइप की बातें हैं, दो चार लाइन है उसको सुनो। हमारे बॉडी में एक चीज बताओ या कहीं भी एनर्जी को क्या बनाई जा सकती है? नहीं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये बात कुछ लोग कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है, गलत बात है। बनती नहीं है एनर्जी। एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी को एटीपी में। कैसे? सुनिएगा। आपने जो खाना खाया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है। अब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ठीक है, तोड़ा जाता है तो ऑक्सीडेशन किया जाता है। जब उसको ऑक्सीडेशन करेंगे ना तो एक ही बार में अगर कर देंगे ना तो इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी कि हमारी सेल उसको हैंडल ही नहीं कर पाएगी, लॉस हो जाएगी एनर्जी। इसके लिए जब ग्लूकोज को तोड़ने के काम शुरू किया जाता है तो हौले हौले स्टेप बाय स्टेप उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। कुछ काम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है, कुछ काम में इनर वाली मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो जाती है। जब उसको तोड़ना शुरू करते हैं हम लोग ना तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है। ये जो थोड़ा थोड़ा एनर्जी रिलीज होता है उसको ट्रैप किया जाता है एक स्ट्रक्चर में, एक मॉलिक्यूल बना के, जिसको बोलते हैं एटीपी। नाम सुना होगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक स्ट्रक्चर है जिसमें 3 फॉस्फेट होते हैं। जो टर्मिनल 2 फॉस्फेट है वो हाई एनर्जी फॉस्फेट होते हैं। वो जैसे ही टूटता है ढेर सारा एनर्जी रिलीज होता है। जिस तरीके से इंडिया की करेंसी क्या है? रुपया। अमेरिका का क्या है? डॉलर। बांग्लादेश का क्या है? टका। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमें कहीं पढ़ना है तो हम 20,000 रुपया देंगे, अमेरिका वाला डॉलर देगा। ठीक उसी तरह सेल को कुछ काम करना है, एनर्जी खपत करनी है, तो वो 2 एटीपी खर्च करेगा, वो 4 एटीपी खर्च करेगा, 3 एटीपी खर्च करेगा। यानी एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। वो सेल की एनर्जी करेंसी होती है। तो सिंपल सा फंडा है कि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी को बनाया जाएगा, एनर्जी नहीं बनाया जाएगा लेकिन एटीपी बनाया जाएगा, है ना। अगर किसी के पास बहुत रुपया है तो अरे उसकी करेंसी क्या है? बहुत धन है किसी के पास, तो हो सकता है बहुत कैश होगा, हो सकता है बहुत जमीन होगा, या हो सकता है वो एकदम इस तरह का आदमी होगा कि रोज पैसा उड़ा देता होगा जा करके। तो रुपए तो होगा ना उसके पास, या तो कैश होगा, बैंक में भरा हुआ होगा पैसा, रोज आता होगा कैश, रोज खर्च कर देता होगा, या उसके पास जमीन बहुत सारा होगा, प्रॉपर्टी बहुत सारी होगी, मोटर बंगला गाड़ी सब होगा। तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेफिनेशन है ना। उसी तरह सेल में एनर्जी बना, इसका मतलब एटीपी बना, एक मॉलिक्यूल बना एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको बोलते हैं एटीपी। तो एटीपी सिंथेसिस बिना ऑक्सीजोम के नहीं हो सकता। यही वो पार्टिकल है जो एटीपी सिंथेसिस में शामिल रहती है, इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस। यही वो मॉलिक्यूल है जो एटीपी का क्या करती है? सिंथेसिस करती है। यही वो मॉलिक्यूल है जो एटीपी बनाती है। तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो सीधी सी बात है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जितना एनर्जी बनाएगा उसमें उतना ऑक्सीजोम, यानी उसमें उतना क्रिस्टा होगा। दैट्स व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन क्रिस्टा। शुरू से शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन बाउंड है? डबल मेम्ब्रेन है। अंदर वाली मेम्ब्रेन, बाहर वाली मेम्ब्रेन। मजे की बात, बाहर वाली मेम्ब्रेन कम परमिएबल या ज्यादा परमिएबल? ज्यादा परमिएबल। क्यों? क्योंकि उस पर एक प्रोटीन है, एक पोर है बड़ा बड़ा, जिसका नाम क्या है? पोरीन्स, ठीक है। दोनों के बीच में जगह है, दैट इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अंदर वाली मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं है, उंगली के तरह इनफोल्डिंग बनाई हुई है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टा। क्रिस्टा पर एक पार्टिकल है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजोम। अंदर का जो भरा हुआ कंटेंट है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब देखते हैं मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीजें हैं। याद रखना, डीएनए का नाम सुने हो? यू तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहता है,
लेकिन न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी देखो डीएनए रहता है। ये डीएनए बैक्टीरिया वाला डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड है और कैसा है, सर्कुलर है। जैसा बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता था, याद करो, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर है। इसको पैकेजिंग करने में हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प हमने नहीं ली है, ये विदाउट हिस्टोन है। क्लियर है मामला। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर याद करो, ये क्या था, आया याद, क्या था ये, राइबोसोम था। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। समझ में आ गई बातें। ये राइबोसोम 70S या 80S, 70S ये आपको पहले बताए थे, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ रहेगी। यानी देखो डीएनए यू तो न्यूक्लियस में रहता है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए रहता है। तो डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। इतना समझ में आ रहा है। राइबोसोम भी माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, 70 या 80, 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। अब कुछ चीजों को देखना इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। देखो जरा, माइटो एकदम शांति दिमाग से आराम से फिर लिखना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या क्या है, डीएनए है ना, डीएनए है, वेरी गुड। अगर डीएनए है बेटा, एक बात बताना, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगा तो डीएनए की कॉपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। आपको पढ़ाए थे ना, जब सेल डिवाइड करता है तो अपने डीएनए की एक कॉपी बनाता है। यानी कि जब बैक्टीरिया के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सॉरी डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया बट रहा है, तो अपना डीएनए को भी तो डबल करेगा ना। तो इसका मतलब डीएनए को जब डबल करेगा, तो आपको सिखाए थे डीएनए के डबल होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे डीएनए से डीएनए बनेगी और डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को क्या कह लेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। यानी रेप्लिकेशन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। वेरी गुड। अगर डीएनए है ना, तो डीएनए के कोडिंग के आधार पर कुछ ना कुछ सीक्वेंस तो होगा, डीएनए में कोई ना कोई कोडिंग तो होगी। बेटा तुम ध्यान दो थोड़ा सा, डीएनए में कोई भूख लग रहा है, डीएनए में कोई ना कोई कोडिंग तो होगी। ये जो कोडिंग है, इस कोडिंग के आधार पर एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड आरएनए। तो डीएनए से क्या बना, आरएनए। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए बन गया। अब जैसे आरएनए को प्रोटीन देखता है ना, कि प्रोटीन बेचैन हो जाता है, कहता अरे आरएनए तुम आ गए, आओ प्लीज जल्दी आओ मेरे पास। और आरएनए को देखते ही ये राइबोसोम क्या करता है, आरएनए से क्या बना देगा, बोलो, प्रोटीन। क्या बना देगा, आरएनए से प्रोटीन बना देगा। यानी जो काम न्यूक्लियस करता है, न्यूक्लियस के डीएनए से आरएनए बनती है, फिर आरएनए से राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन। वो प्रोटीन बनने की क्रिया प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होती है। इसका मतलब आपसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर रेप्लिकेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा क्वेश्चन, ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर प्रोटीन बनाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन एक आंसर एक, समझ, क्वेश्चन अनेक आंसर एक। क्लियर है, ये सब का आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो इस प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। समझ में आई बातें। तो जरा सा देखना, जरा मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखो, ऑर्गेनल, ऑर्गेनल
कंटेनिंग डीएनए। आंसर क्या हो जाएगा बोलो? माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 2, ऑर्गेनल कंटेनिंग राइबोसोम। क्या हो जाएगा आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा राइबोसोम? 70S राइबोसोम। आंसर विल बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, ऑर्गेनल कंटेनिंग प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। कौन सा ऑर्गेनल है जिसके अंदर प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी होती है? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम पाया जाता है, मशीनरी पाई जाती है। आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है मामला? अब सुनिएगा, साइंटिस्ट बताते हैं, देखो ध्यान से देखो, इधर उधर मत करो, गड़बड़ हो जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है। साइंटिस्ट ने बोला कि ठीक है, एक काम करो ना, थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में देखो तो कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती है, कुछ समानताएं हैं। कैसे है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है। अभी अभी हमने देखा है, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है। बैक्टीरिया का भी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है। फिर साइंटिस्ट ने कहा, अरे यार, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S राइबोसोम है, हाँ या ना? है। और बैक्टीरिया की राइबोसोम आपको पढ़ा चुके हैं, 70S राइबोसोम। फिर एक साइंटिस्ट ने बोला कि यार एक और लफड़ा है। बोले क्या है भाई? तो ये भी डिवाइड करता है, कौन से मतलब तरीके से? फिजन से। माइटोकॉन्ड्रिया भी फिजन से डिवाइड करता है और बैक्टीरिया भी डिवाइड करता है। कैसे? फिजन से। ये भी डिवाइड बाय फिजन, दोनों फिजन से डिवाइड करता है। आखिर पता करो ऐसा क्या माजरा है जिससे कि दोनों सेम है। पता करेंगे, उसके पहले एक बार शुरू से देखें ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। ओके, यहाँ क्या होता है? ताता थैया, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में तो एनर्जी खूब रिलीज होती है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर किस बात पे डिपेंड करती है? कौन सा सेल कितना एक्टिव है। जो जितना एक्टिव है वहां माइटोकॉन्ड्रिया उतना ज्यादा है। डिवाइड कैसे करता है? फिजन से। शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल। बताओ, एवरेज डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है। ज्यादा परमिएबल आउटर मेम्ब्रेन की इनर मेम्ब्रेन? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। इनर मेम्ब्रेन उंगली की तरह इनफोल्डिंग लिए हुए है, क्या नाम है इसका? क्रिस्टा। क्रिस्टा पे कुछ पार्टिकल्स लगे हुए हैं, क्या नाम है? ऑक्सीजोम या FOF1। किसमें इन्वॉल्व है ये? एटीपी बनाने में। एटीपी क्या है? व्हाट इज एटीपी? व्हाट इज एटीपी बताओ? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सेल की एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। फुल फॉर्म क्या होता है बोलो? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अंदर के कंटेंट में क्या बोल दिए? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एक डीएनए है, कैसी है? डबल स्ट्रैंडेड, गोल गोल, बिना हिस्टोन प्रोटीन के। राइबोसोम कैसा? 70 की 80, 70S। क्लियर है? हाँ, अब हम लोगों ने यहाँ आ गया, डीएनए से डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगी ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन। यानी कौन सा ऑर्गेनल है जिसके अंदर में डीएनए रहता है? बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है मामला, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा ऑर्गेनल है जिसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा ऑर्गेनल है जहां प्रोटीन बनाने वाली पूरी सिस्टम पाई जाती है? क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में समानताएं देखते हैं, है ना?
सिमिलरिटीज, दोनों सेम हो गया माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया। तो एक थ्योरी दे गई कि युगों युगों साल पहले एक यूकैरियोटिक सेल हुआ करता था। ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक यूकैरियोटिक सेल है, अपनी जिंदगी बेचारा जी रहा है। अचानक से इसकी दोस्ती हो जाती है एक बैक्टीरिया से, और ये बैक्टीरिया एरोबिक है। ये बैक्टीरिया कैसा है? एरोबिक बैक्टीरिया है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी बनाता है। ये बैक्टीरिया अंदर चली आती है, यूकैरियोटिक सेल उसकी तरफ देखता है। कैसे समझे कि ये यूकैरियोटिक सेल है? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है। इसके अंदर बैक्टीरिया चली आई, ये एक दूसरे को देखा, दोनों में ना प्यार हो जाता है। एरोबिक बैक्टीरिया कहती है कि देखो हम लोग ना सिर्फ दोस्त बन के रहेंगे। तो ये बोलता है ऐसे नहीं करो, ये फायर मत उस पर रखो। तो ये बोलता है ना, एरोबिक बैक्टीरिया बोलती है कि हम लोग सिर्फ दोस्त बन के रहेंगे। तो ये बोलता है ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस उस दिन से दोनों के बीच में एक डील तय होती है कि तुम मुझे ग्लूकोज दो, फूड दो, हम उसको तोड़ के एनर्जी बना देते हैं। तुम्हारे अंदर जो ग्लूकोज है उसको हम तोड़ करके एनर्जी बनाते हैं, और हमको रहने की जगह भी मिल जाएगी, हमको रहने दो। दोनों के अंदर बहुत समय तक ये सिलसिला चलता रहा। ये एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी बनाती रही, इसके मजे मजे थे, इसको रहने का जगह मिल गया, दोनों को दोनों से फायदा था। बायोलॉजी की दुनिया का हर वो संबंध जिसमें दोनों जीव को दोनों से बेनिफिट हो, उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। तो ये जब एरोबिक बैक्टीरिया अंदर चले गई ना, तो ये हो गई सिम्बायोसिस में इसके साथ, ठीक है। फिर एक दिन बैक्टीरिया बाहर जाने लगी, बोली कि नहीं मुझे जाना होगा अब, तो घर वाले रिश्ता लगा रहे हैं, अब मुझे जाना होगा। तो यूकैरियोटिक सेल उसको कहता है कि क्या हम दोनों हमेशा के लिए एक नहीं हो सकते हैं? बैक्टीरिया बोली हो तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी पहचान बदलनी पड़ेगी। तो ये सेल रोने लगा, बोला मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते हो? बैक्टीरिया बोली हाँ बाबू रो मत, हम कहीं नहीं जाएंगे। और एरोबिक बैक्टीरिया ने अपने आप को बदल करके क्या बना लिया? माइटोकॉन्ड्रिया। यही से माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन की थ्योरी दी जाती है, यही से माइटोकॉन्ड्रिया बना। तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में इतनी सारी चीजें सेम सेम है। तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपने आप में प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी है, ठीक है। और साइंटिस्ट ने इस थ्योरी का नाम दिया इंडो सिम्बायोंट थ्योरी। क्या नाम दिया? इंडो सिम्बायोंट थ्योरी। समझ में आई बातें? इंडो सिम्बायोंट थ्योरी से किसके ओरिजिन का पता चलता है हमें? ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक्सप्लेन करती है माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन को, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल और एरोबिक बैक्टीरिया के बीच में क्या होता है? इंडो ऑस्मोसिस, इंडो ऑस्मोसिस नहीं, इंडो सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस चलता है। सिम्बायोसिस क्या होता है? दो पार्टनर के बीच का ऐसा रिलेशन है, ऐसा संबंध है जिसमें दोनों को दोनों से फायदा होता है। रिलेशन बिटवीन टू पार्टनर्स, रिलेशन बिटवीन टू पार्टनर्स, दो पार्टनर के बीच का संबंध है। इन विच, जिसमें कि बोथ गेट्स बेनिफिटेड फ्रॉम इच अदर, दोनों को दोनों से क्या होता है? फायदा होता है। तो सोचो, इस एरोबिक बैक्टीरिया ने क्या किया? प्यार में अपनी पहचान बदल डाली और क्या बन गया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहीं से माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन हुई। तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया क्या है? सेम सेम है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर बच्चा ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? कि इंडो सिम्बायोंट थ्योरी से किसकी ओरिजिन हुई है ना? ऑर्गेनेल्स, organelle originated by Indo-Symbiont theory, originated by Indo-Symbiont theory। इंडो सिम्बायोंट थ्योरी से
कौन कौन सा ऑर्गेनल जो है ओरिजिनेट हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक लास्ट बात सुनिए, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है, छोटा सा है ना, लेकिन है ना। तो डीएनए में कुछ कोडिंग तो होगी ना यार, डीएनए में कुछ ना कुछ तो कोडिंग होगी। ओके, तो कुछ तो इंफॉर्मेशन होंगे, उस हिसाब से कुछ प्रोटीन ये खुद बना लेता है। लेकिन इतने छोटे से डीएनए में, सर्कुलर डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो कुछ प्रोटीन ये खुद बनाया, लेकिन कुछ प्रोटीन जो न्यूक्लियस के डीएनए के हिसाब से बना उसका भी इस्तेमाल किया। यानी कुछ काम खुद किया, कुछ काम के लिए न्यूक्लियस पर ये निर्भर रहा। ऐसे सेल ऑर्गेनल को हम लोग नाम देते हैं सेमी ऑटोनोमस। क्या नाम देते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? इस बात को हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया synthesizes synthesizes some proteins by its DNA sequence, by its DNA sequence, and it depends on it depends on protein, and it also depend on and it also and it also depend on nuclear DNA sequence, nuclear DNA sequence made protein। वहां से जो प्रोटीन बनता है उस पर भी निर्भर रहती है। सो इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस। अगर सारा काम खुद करता तो ऑटोनोमस हो जाता, कुछ खुद कर रहा है, कुछ दूसरे पर निर्भर है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। अब सुनो, अगले क्लास में वैसे ये टॉपिक होगा, लेकिन अभी बस लिख लो, लिखना जरूरी है। जितना फीचर्स हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी पढ़ा ना, वो सारा क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। इसीलिए ध्यान देना जरा, कौन सी सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर डीएनए है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। 70s राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। प्रोटीन बनाने का पूरा सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ऑर्गेनल ऑरिजिनेटेड बाय इंडोसिम्बायोट थ्योरी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों है। ओके, बस यही था हमारा कंटेंट आज का। और इसमें कभी कभी आपको एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बैंक में 1-2 साल पहले आया भी है कि व्हाट आर द कंटेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का कंटेंट क्या क्या है, क्या क्या है मैट्रिक्स में, मुझे बताओ। चलो खड़ा हो जाओ तुम, बताओ क्या क्या कंटेंट है मैट्रिक्स में। सबसे पहले तो हमको बता दो तुम कि भाई साहब ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक और बताओ, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम भी मान लिए। चलो और बताओ, और कुछ बोलोगे? एंजाइम्स नहीं बोलोगे? एंजाइम्स किसका किसका? रेप्लिकेशन का, ट्रांसक्रिप्शन का और ट्रांसलेशन का, तीनों का एंजाइम है। एंड ट्रांसलेशन। डीएनए है तो आरएनए भी तो बनेगा, आरएनए का भी टुकड़ा रहेगा।
प्रोटीन भी तो थोड़ा बहुत बना रहेगा। और जो तुम लोग ऑक्सीजोम बोल रहे हो बेटा, वो इनर मेम्ब्रेन में अटैच है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, पढ़ने को तो इसमें F1 पार्टिकल के बारे में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे ना चैप्टर प्लांट फिजियो में, तो वहां पर ये पूरा ऑक्सीजोम पढ़ना होता है, उसके हेड के बारे में, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल्स के बारे में, वहां हम लोग उस चीज को पढ़ लेंगे। यहाँ अभी क्वेश्चन बनाते समय ऑक्सीजोम के क्वेश्चन को स्किप करेंगे। ठीक है, जो चीजें जहां पढ़नी है वहीं पे पढ़ेंगे। ओके, उतारो अब इसको।